हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं सेकंड चैप्टर यहाँ पर चल रहा है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद लास्ट सेशन में हमने उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी देखे थे, और आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कुछ और नए टॉपिक्स पर बात करेंगे। चलिए नाउ नेचुरल इंडिकेटर्स पर बात करेंगे, जिसमें हम लिटमस पेपर की बात करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर में आपके अलग अलग इंडिकेटर आते थे, जैसे आपने 7th क्लास तक पढ़े थे, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास लिटमस पेपर है और इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन, चाहे वो 1 मार्क्स का हो, बनता ही बनता है, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर में हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? लिटमस पेपर की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिटमस नेचुरल क्यों है? क्योंकि इसको लाइकन से आपका एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है ना। लिटमस पेपर, ओके। सो अलग अलग प्रकार के आपके सॉल्यूशंस होते हैं, और उनकी प्रकृति को जानने के लिए, यानी कि वो आपका कौन सा नेचर रखते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, वो हमें पता करना होता है। उसको पता करने के लिए हमें क्या करना है? हमें लगाना है लिटमस टेस्ट। यानी बेसिकली हमें एक लिटमस पेपर लेना है और उसको मॉइस्ट लिटमस पेपर को डिप करना है आपके सारे सोल्यूशन। समझ आया? देन सपोज आपके पास कोई सोल्यूशन है ए, ठीक है, एक और सोल्यूशन है बी, और एक सोल्यूशन है सी। 3 सोल्यूशन है आपके पास, ए बी सी, जिनको आपने नाम दिया है। तीनों सोल्यूशन में आप दो दो लिटमस पेपर डिप करेंगे। 2 लिटमस कौन से? एक ब्लू और एक रेड, ठीक है ना। दो लिटमस पेपर तीनों सोल्यूशंस में आप डिप करते हैं। ए वाले सोल्यूशंस में आप देखते हैं, जैसे ही आपने दोनों लिटमस पेपर को डिप किया और डिप करके जब आप उनको बाहर निकालते हैं तो वो एज इट इज निकलते थे, कुछ नहीं हुआ। रेड लिटमस रिमेन्स रेड while blue litmus remains blue, okay. red litmus remains red and blue litmus remains blue. रेड लिटमस आपका रेड ही रहा, यानी लाल ही रहा, और नीला लिटमस भी आपका नीला ही रहा, कुछ नहीं। तो ऐसे सॉल्यूशंस आपके होते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी कि उदासीन इनको कहा जाता है, ठीक है। कोई भी ऐसा विलियन हो जिसमें अगर आप दोनों लिटमस पेपर डाल रहे हैं और दोनों लिटमस पेपर एज इट इज बाहर आ रहे हैं, यानी कि उनका रंग परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो ऐसे लिटमस को आपका, ऐसे सॉल्यूशंस को आपका क्या कहा जाता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। देन बी वाला सोल्यूशन आप लेते हैं, उसमें भी आपने दोनों लिटमस पेपर को डिप किया है, और जब आप उनको बाहर निकालते हैं तो बाहर निकालने पर आपका क्या होता है? रेड लिटमस रिमेन्स रेड while ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। लाल लिटमस आपका लाल ही रहता है, जबकि नीला लिटमस आपका लाल हो जाता है, जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। आपने लाल और नीले को बाहर निकाला, लाल लाल ही रहा, लेकिन जो नीला वाला लिटमस पेपर था, जितना आपने उसको डिप किया सोल्यूशन में, वो उतना रेड हो गया। तो रेड लिटमस रिमेन्स रेड व्हाइट ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। तो ऐसे विलियन जो लाल लिटमस में कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, लेकिन नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करते हैं, उनको कहा जाता है आपका एसिड, यानी कि अम्ल। यानी कि उनका नेचर कैसा होगा? एसिडिक नेचर होगा, अम्लीय प्रकृति उनकी होगी, ओके। देन हमारे पास सी एक और कोई सोल्यूशन है, उसमें भी हमने दोनों लिटमस पेपर को डिप किया था, और जब हमने बाहर निकाला तो हमें क्या दिखता है? नीला लिटमस वैसा ही रहता है, लेकिन लाल लिटमस जितना डिप किया गया था वो उतना नीला हो जाता है। तो यानी नीले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन लाल आपका नीला हो गया। सो रेड लिटमस टर्न्स ब्लू while ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू। लाल लिटमस नीला हो जाता है, किंतु नीला लिटमस नीला ही रहता है। और ऐसे विलियन आपके बेस होते हैं, यानी कि बेसिक नेचर उनका होता है, क्षारीय प्रकृति उनकी होती है, ठीक है। बस इतना लिटमस पेपर के बारे में आपको पढ़ना है। क्लियर? बोलो, समझ आया? कुछ कुछ भी नहीं है। उदासीन विलियन का मतलब है लाल और नीले पर कोई प्रभाव नहीं। और एक को पढ़ लो अच्छे से, अम्ल को। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं,
अगर वो नीले लिटमस को लाल कर रहे हैं दैट मीन्स लाल पर किसी भी प्रकार का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। और ठीक इसके ऑपोजिट होगा बेस पर यानी कि क्षार पर। क्षार में लाल लिटमस नीला हो जाएगा लेकिन नीले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर? चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए अब पीएच स्केल की बात करते हैं। इंडिकेटर्स में ये आपका नहीं आएगा, ये आपका क्या होता है, यहाँ पर एक स्केल है, बेसिकली एक पैमाना है जो हमें बता रहा है अलग अलग जो पदार्थ हैं उनका पीएच मान, ठीक है ना। और पीएच मान 0 से 14 तक का आपका एक स्केल है जिसमें 0 to 7 जो भी आपके पीएच हैं वो सारे किसके हैं, अम्ल के हैं। और 7 to 14 यानी अबव 7 to 14 आपका जो भी है वो सारे क्या हैं, बेस हैं आपके, ठीक है ना। अब देखिए कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं आपकी। एग्जैक्ट 7 जिसका पीएच होगा वो न्यूट्रल होगा यानी उदासीन विलयन होंगे। जिनका पीएच का मान 7 आ रहा है वो उदासीन होंगे, और जो उदासीन होंगे वो रेड और ब्लू लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, नो इफेक्ट, नो चेंज ऑन रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, समझ आया क्या कहा मैंने। ऐसे विलयन जो लाल लिटमस पर और नीले लिटमस पेपर पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल रहे हैं और जिनका पीएच मान 7 होगा वो कैसे होंगे, न्यूट्रल होंगे यानी कि उदासीन। ठीक है, अब 7 से कम जिनका भी पीएच मान होगा वो सारे क्या हैं आपके, ये एसिड है। और ये सारे एसिड क्या करेंगे, आपका ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे और रेड पर इनका कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। लिटमस पेपर की बात हो रही है, समझ रहे क्या कहा मैंने। 7 से कम जिनका भी पीएच मान है वो नीले लिटमस को लाल करते हैं, क्यों, क्योंकि वो एसिड है। ठीक है, अब 7 से अधिक जिनका पीएच मान है, 7 से अधिक जिनका पीएच मान है वो सारे क्या है, क्षार है। और ये क्षार क्या करते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं और ब्लू लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं दिखाते यानी कि ब्लू ब्लू ही रहेगा। बोलो भाई समझ आया। इससे आपका क्वेश्चन आता ही आता है, आपको पीएच दे देंगे, लिटमस पर अफेक्ट दे देंगे कि किस प्रकार से प्रभाव आ रहा है, और उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि विलयन की प्रकृति क्या हो। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले 0 to 14 का स्केल है, बीच में 7 आता है, 7 आपके उदासीन विलयन का पीएच होता है जो किसी भी लिटमस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं दे रहे। 7 से कम जिनका पीएच मान होगा वो सारे आपके अम्लीय हैं, और अम्लीय हम जानते हैं नीले लिटमस को लाल करते हैं, ठीक है ना। 7 से अधिक जिनका पीएच मान है वो क्षारीय हैं, और हम जानते हैं कि क्षारीय विलयन लाल लिटमस को नीला करते हैं और नीले लिटमस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं प्रदर्शित करते। ओके, तो ये आपका पीएच स्केल हो गया, इसको आप बना लेंगे। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आपको प्रकृति की बात कर रहे हैं अम्लीय और क्षारीय, उसमें भी प्रबलता की बात करते हैं। तो 7 के नजदीक जो है वो वीक है। क्या कहा मैंने, इस 7 के आसपास जो है वो वीक है, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, सिंपल सी बात है। अगर 6 है तो वो वीक एसिड है, अगर 5 है तो वो वीक एसिड है, अगर वो 4 है तो वो वीक एसिड है। लेकिन आपको कंपेयर करना होगा, कंपेयर करना होगा। पीएच पर जिसका जितना कम मान आएगा, पीएच पर जिसका जितना कम मान आएगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा यानी प्रबल अम्ल होगा। क्या बोला मैंने, पीएच पर जिसका जितना कम मान आएगा, इस साइड जाने पर आपकी एसिडिटी बढ़ रही है, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है यानी स्ट्रेंथ बढ़ रही है एसिड की। आप बोल रहे हो कि आपका एसिड क्या होता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। वहीं पीएच पर जिसका जितना अधिक मान होगा वो उतना ही प्रबल क्षार होगा यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा। समझ रहे हैं, 7 से दूर चला गया ना तो प्रबल हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, 7 से दूर चला गया तो स्ट्रॉन्ग हो गया। 7 के पास है तो दोनों ही क्या है, वीक है आपका, चाहे एसिड हो गया चाहे आपका बेस हो गया। बोलो समझ आ गया। अगर आपको कोई दो सब्सटेंस कंपेयर करने हैं पीएच के बेसिस पर, सपोज ये आपका एक सोल्यूशन है और दूसरा ये, यानी कि एक का पीएच 4 है एक का पीएच 5 है, तो जिसका पीएच 5 होगा वो 4 की अपेक्षा क्या होगा, वीक एसिड होगा।
और जिसका 4 है वो 5 की अपेक्षा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन अगर वहीं पर आप 4 और 3 को यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो 3 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और 4 कैसा हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। अगर आप यहाँ कंपेयर करें 10 और 11 को कंपेयर करो, एक का 10 पीएच और एक का 11 है, तो जिसका 11 है वो स्ट्रॉन्ग है और जिसका 10 है वो वीक है। वहीं पर अगर आप 10, 11 और 12 को कंपेयर करें तो 12 आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा और 11 पीएच वाला आपका वीक बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपस में आप लोग कंपेयर करते हैं। और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ जो है इस न्यूट्रल सोल्यूशन से दूर जाने पर बढ़ रही है, चाहे एसिडिक हो या फिर बेसिक की। क्लियर है? चलिए बना लीजिए इसके। चलिए अब यहाँ पर कुछ चीजों के आपको पीएच बताए गए हैं, जैसे आपका बैटरी होता है, एसिड होता है उसमें भी, तो ये आपका इसका पीएच 0 है। ठीक है, स्टमक में आपका 1 एसिड, स्टमक एसिड जो होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात आप कर रहे हैं कि वहां पर रिलीज होता है, तो उसका पीएच अप्रोक्स है, ठीक है, 1 के अप्रोक्स होता है। लेमन है उसमें 2 है, तो यानी ये प्रबल अम्ल है आपके। विनेगर हो गया 3, टमाटो 4, कॉफी में 5, मिल्क आपका 6 है, वाटर 7 है क्योंकि वो न्यूट्रल है आपका, ब्लड 8 और 7 पॉइंट समथिंग होता है ब्लड का एक्चुअल में, तो वो स्लाइटली एल्कलाइन आप उसको बोलते हैं। और 9 आपका बेकिंग सोडा हो गया, 10 स्टमक टैबलेट जो आती है, यानी इसको स्टमक एसिड, एसिडिटी जब हो जाती है ना तो उसको बेस से आपका क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, किसी बेस को लेते हैं हम लोग, तो वो स्टमक टैबलेट उसी को कहा जा रहा है, उसका 10 है। और सोल्यूशंस, अमोनिया सोल्यूशंस का आपका 11 है, सोप जो हो गया 12, यानी कि बहुत ज्यादा आपका एसिडिक नेचर है, ब्लीच हो गया 13 है, ड्रेन क्लीनर है आपका तो वो 14 है। तो ये एल्कलाइन है इधर और ये आपका एसिडिक है। एल्कलाइन वर्ड भी किसके लिए है, बेसिक के लिए ही है, यानी कि क्षार के लिए है। ठीक है, नोट कर लो। चलिए पीएच वैल्यू की बात कर देते हैं। एक्चुअल में पीएच वैल्यू क्या है, पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जिसको कहा जाता है। स्मॉल स्केल फ्रॉम 1 to 14 आर मेड ऑन इट लाइक अ ट्रैक, जैसे एक ट्रैक होता है ना, रेलवे ट्रैक, जस्ट उसी की तरह आपका एक पीएच स्केल देखने को मिल रहा है, 1 से 14 या 0 to 14 आप इसको कहते हैं, ये एक स्केल है। बाय दिस वी कैन इजीली आइडेंटिफाई एनी एसिड और बेस और सॉल्ट। हम किसी भी एसिड बेस का, यानी बेसिकली हम इनका क्या पता कर रहे हैं, नेचर पता कर रहे हैं। ओके, इफ द पीएच वैल्यू ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन 7, अगर किसी का pH लेस देन 7 है, then it means the solution is acidic, and if the pH value of the solution is more than 7, then it means the solution is alkaline, and if the pH value of the solution is 7, exact 7, then it means the solution is neutral. ओके, समझ आया? अगर pH 7 से कम है मतलब जो सोल्यूशन है आपका, सोल्यूशन का pH अगर 7 से कम है तो वो सोल्यूशन अम्लीय होगा। अगर 7 से अधिक पीएच है तो वो सोल्यूशन कैसा है, क्षारीय है। और अगर एग्जिट 7 है तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल। क्लियर? बोलो भाई, सिंपल सी चीज है। ये देखिए, ये टेबल याद होगी तो सब याद होगा। पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय है, पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षारीय है, 7 से अधिक तो क्षारीय, 7 से कम तो अम्लीय, पीएच मान एग्जैक्ट 7 है तो उदासीन है। ठीक है ना, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार मिलकर के उदासीन लवण बना रहे हैं जिनका पीएच एग्जैक्ट 7 होगा। जो उदासीन है तो उसका पीएच कितना आएगा, 7। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलकर के अम्लीय लवण बनाते हैं। मैंने बताया था ना, अम्ल कैसा है, स्ट्रॉन्ग, और क्षार कैसा है, वीक है। तो जो बनेगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा और जो अम्लीय प्रकृति का होगा उसका पीएच लेस देन 7 आएगा। ठीक है ना, 7 से कम आएगा। देन दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर के क्षारीय लवण बनाएंगे और इनका पीएच कैसा आएगा, ग्रेटर देन 7 आएगा। क्यों? क्योंकि क्षार प्रबल है और लवण की प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। क्लियर? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलकर भी उदासीन लवण बना रहे हैं। ओके, चलिए एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न चैप्टर आपका हो चुका है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टमाटो, टमाटर में आपका कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? आपके पास है सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और HCl। बताओ कौन सा अम्ल उपस्थित होता है टमाटर में, बताओ जल्दी। सिट्रिक एसिड कहाँ देखा था, सिट्रस फ्रूट्स में देखा था।
ठीक है, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब में क्या था आपका सिट्रिक एसिड प्रेजेंट था। लैक्टिक एसिड कहाँ था आपका, मिल्क में प्रेजेंट था। HCl कहाँ था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका स्टमक में रिलीज हो रहा था। तो बचा कौन सा, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि टमाटो में हमारा कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर, चलिए नोट करिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न पूछा जाता है, उसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, वही आपको बताना होता है कि ये वाला विकल्प सही है बस। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl with pH 1, CH3COOH with pH 5, लेमन जूस with pH 2.2 और प्योर मिल्क with pH 6। इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो एसिड कौन से जिनका पीएच 7 से कम है, ये क्लियर है। और मैंने क्या बोला, जो 7 से जितना दूर होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, या फिर पीएच में जिसका मान जितना कम होगा वो उतना ही प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो HCl विद pH 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाए। क्लियर, चलो नोट करो। आपने एक लिखा था वीक एसिड और वीक बेस, ठीक है ना, वीक एसिड और वीक बेस मिल करके आपका न्यूट्रल सॉल्ट बना रहे थे, है ना। तो सॉल्ट न्यूट्रल हो गया, तो पीएच कैसा आएगा, 7 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Na2CO3.10H2 इज नोन एज, ये आपने क्वेश्चन किया है, लास्ट सेशन में भी किया था। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को आपका क्या कहा जाता है, बताओ क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बताओ क्या कहा जाता है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, धावन सोडा भी इसे कहा जाता है। ओके, सॉल्वेज प्रोसेस के थ्रू आपने क्या किया था, वहां पर इसको बनाने का प्रयास कर रहे थे, जहां पर आपने NaCl से लेकर चले थे, फिर सोडियम कार्बोनेट पर आए थे, फिर सोडियम कार्बोनेट से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, देन उसके साथ वाटर को ऐड करके सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट आपका यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है ना, pH वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट दैट द सोल्यूशन इज न्यूट्रल। ठीक है ना, अगर pH मान 7 है किसी भी सोल्यूशन का, तो वो क्या बता रहा है कि वो न्यूट्रल होगा। इफ pH वैल्यू लेस देन 7 का है, करेक्ट कर लेंगे आंसर। क्वेश्चन है आपका, pH वैल्यू लेस देन 7 है, 7 से कम है, तो वो इंडिकेट करेगा दैट सोल्यूशन इज एसिडिक। न्यूट्रल कब होगा, न्यूट्रल मैंने बताया जब एग्जैक्ट 7 होगा। ठीक है, चलिए, और बेसिक कब होगा, जब ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल सॉल्ट, इनमें से कौन सा न्यूट्रल सॉल्ट होता है, NH4Cl, CH3COONH4, CH3COONA और Na2CO3, बताओ कौन सा होता है, ये होता है अमोनियम एसिटेट आपका न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, चलिए, लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन ऑरेंज, टी, कर्ड, विनेगर, किसमें होता है, मैंने बोला था दूध में होता है आपका लैक्टिक एसिड ना, दूध से आपका दही बनती है, तो दही में आपका लैक्टिक एसिड होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, कर्ड। ओके, दूध या दूध से बने हुए जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनमें आपका लैक्टिक एसिड प्रेजेंट। चलिए, फार्मर्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन द सॉइल बाय एडिंग स्लेग लाइम, जिप्सम, कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा। जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, जब मृदा की अम्लीयता बढ़ जाती है तो उस अम्लीयता को ट्रीट किया जाएगा। अम्ल को ट्रीट किससे करते हैं, क्षार से करते हैं, तो इनमें से किसको मिलाया जाता है, स्लेग लाइम को मिलाया जाता है, जो कि आपका क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिप्सम हो गया, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना, और कॉस्टिक सोडा हो गया आपका, या NaOH, और बेकिंग सोडा हो गया आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो कौन सा मिलाया जाता है, स्लेग लाइम मिलाया जाता है, जो कि आपका CaOH का होल टॉइस जो कि आपका होता है। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन अ
डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर अगर विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपका डाइल्यूट सोल्यूशन तनु विलयन बनाया जाएगा तो उस तनु विलयन में क्या उपस्थित होगा? तनु विलयन का मतलब एक तो पानी ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो कौन कौन से आयन में वो आपका टूटेगा? H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में वो टूटता है। किसमें टूटता है आपका? H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है CuSO4.5H2O in this compound the water molecule is called pure water, water of crystallization, soda water, none of these। इसमें CuSO4.5H2O में इस यौगिक में जल के अणु को क्या कहा जाएगा? शुद्ध जल कहा जाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन कहा जाएगा, सोडा वाटर कहा जाएगा, या नन ऑफ दीज कहा जाएगा? तो क्या कहा जाएगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइजेशन में। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है कि जल मिलाया गया, जल की मात्रा अधिक है, ठीक है। चलिए, which of the following salt does not contain water of crystallization? Blue, vitriol, baking soda, washing soda और gypsum। इनमें से किसमें आपका water of crystallization उपस्थित नहीं होता है? बताइए किसमें नहीं होता है? ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा में नहीं होता है क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसका फॉर्मूला होता है और उसमें वाटर नहीं है। बाकी सब में वाटर अलग से, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका है। जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल है, जैसे वॉशिंग सोडा में आपने देखे 10 मॉलिक्यूल की बात हुई। चलिए नेक्स्ट 11th, एन एक्वस सोल्यूशन टर्न्स द रेड लिटमस ब्लू, लाल को नीला कर रहा है। Excess addition of which of the following solution would reverse the change? Baking powder, lime, ammonium hydroxide solution और हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन। इसको हमने रेड से ब्लू हो रहा है, ब्लू से रेड करना है, मतलब पहले वो एसिड था, अब उसको बेस बनाना है हमने। तो इस इनमें से क्या ऐड करेंगे जिससे कि वो बेसिक हो जाएगा? बेकिंग पाउडर मिलाया जाएगा, लाइम मिलाया जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन मिलाया जाएगा, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका मिलाया जाएगा जिससे कि ये रिवर्स हो जाए। रेड से ब्लू कौन कर रहा है? आपका बेस कर रहा है, तो इसको क्या बनाना है? इसको बनाना है एसिड, तो एसिड मिलाएंगे हम यहाँ, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, कभी कभी टर्म कोई एकदम से समझ में नहीं आती है तो फिर वहां पर आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे। रेड को ब्लू कौन कर रहे हैं? कौन से सोल्यूशन कर रहे हैं? जो क्षार है, ठीक है ना, ध्यान से सुनेंगे। रेड को ब्लू आपका क्षार कर रहे हैं और हमें रिवर्स करना है, नहीं हमने क्षार को क्या बनाना है? अम्ल बनाना है, तो उसमें कोई अम्ल ऐड करेंगे जिससे वो आपका अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। इन विच pH रेंज डज आवर बॉडी वर्क टू सर्वाइव इन द एटमोस्फेयर? हमारा शरीर कौन से pH रेंज में कार्य करता है? बताओ। बी 7 to 7.8। ओके, क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पीओपी? दैट इज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। जितने क्वेश्चन करे हैं उनका आंसर्स आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।